दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी कहानियां सुनाने जा रहा हूं जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। वेंडिगो और स्किन वॉकर, ये नाम सुनते ही खौफ का एहसास होता है। ये जीव सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि ऐसे सच हैं जिनका सामना कुछ लोगों ने खुद किया है। जो कहानियां मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो अमेरिका के घने जंगलों और वीरान इलाकों में घटी हैं, जहां कुछ लोग इन खतरनाक और रहस्यमयी प्राणियों से रूबरू हुए हैं। तो आइए सुनते हैं इन खौफनाक घटनाओं को, जहां इंसान और इन रहस्यमयी प्राणियों का आमना सामना हुआ। मैं हाई स्कूल का फ्रेशमैन हूँ और मेरे स्कूल का वो साल लगभग खत्म हो रहा था। हर साल के अंत में आमतौर पर शनिवार की रात को मैं एक या दो दोस्तों को अपने घर पर रुकने के लिए बुलाता था। उस शनिवार को मैंने अपने दोस्त को बुलाया, जिसका नाम हम यहाँ गैरी कहेंगे। मैं और गैरी 5वीं कक्षा से ही करीबी दोस्त हैं और हम दोनों उन चीज़ों में रुचि रखते हैं जो हमें डरावनी लगती हैं। मैं एक अच्छे और अमीर पड़ोस में रहता हूँ, जिससे रात को यहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा लगता है। पिछली कुछ बार जब मैंने गैरी को बुलाया तो हम रात में पड़ोस में टहलने और अपनी ज़िंदगी में चल रही पर्सनल चीज़ों के बारे में गहराई से बातें करते थे। इस रात भी कुछ अलग नहीं था। हमने रात लगभग 1:30 बजे टहलना शुरू किया, अपने नियमित रास्ते पर जाते हुए। 1 घंटे बाद मुझे अपने पुराने घर की तरफ जाने का ख्याल आया, जहां मैं पहले रहा करता था। ये घर ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन पैदल चलने में थोड़ा समय लगता। मेरा पुराना घर एक पथरीले रास्ते पर था, जो लगभग 1 मील लंबा था और जंगल के किनारे था। गैरी को यह आइडिया पसंद आया, तो हम वहाँ की ओर चलने लगे। हमें वहाँ पहुँचने में लगभग 1 घंटा लगा। इस पथरीले रास्ते के दोनों तरफ आमतौर पर मक्के की फसल होती थी, लेकिन इस समय किसान फसल नहीं उगा रहे थे, इसलिए दोनों तरफ कटे हुए छोटे मक्के के डंठल थे। जैसे ही मैंने उस पथरीले रास्ते पर कदम रखा, मुझे पुरानी यादों की एक बाढ़ सी आ गई, लेकिन मैंने उन यादों को पीछे धकेल दिया और गैरी के साथ अपनी बातचीत जारी रखी। हम लगभग 10 मिनट तक चलते रहे और फिर हम आखिरकार वहां पहुंचे जहां से पेड़ों की लाइन शुरू होती थी। मैं इसे नाटकीय नहीं बनाना चाहता, लेकिन उस जंगल के प्रवेश द्वार ने मुझे पहले से ज़्यादा डरावना महसूस कराया। वहाँ कुछ ऐसा था जिसकी वजह से मुझे अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी थी। अंदर ही अंदर मैं और आगे नहीं बढ़ना चाहता था, लेकिन मेरा पुराना घर अब ज़्यादा दूर नहीं था। मैंने खुद से कहा कि हम थोड़ा और आगे चलेंगे और फिर वापस मुड़ जाएंगे और अपने घर की ओर लौटना शुरू कर देंगे। जैसे ही हम जंगल के पेड़ों की लाइन के पास पहुंचे, मुझे कुछ पैरों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने उन पैरों की आवाज़ को किसी हिरन या जंगल के किसी और सामान्य जानवर की आवाज़ मानने की कोशिश की, लेकिन तभी हमने एक आवाज़ सुनी। एक औरत की दिल दहला देने वाली चीख जंगल के अंदर से निकली, जिसने इस शांत रात को एक बुरे सपने में बदल दिया। वो चीख लगभग 3 सेकंड तक चली और बिना रुके वो चीख एक जानवर की अजीब सी गुर्राहट में बदल गई, जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। अब मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे कि ये शायद कोई कोयोटे होगा या कोई पहाड़ी शेर होगा। मैं समझ सकता हूँ, कोई भी ऐसे ही सोचेगा, लेकिन आपको वहाँ होना चाहिए था ये समझने के लिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने उन जानवरों की आवाज़ें वीडियो में सुनी हैं, लेकिन मैं पक्की तरह से कह सकता हूँ ये आवाज़ उनसे मेल नहीं खाती थी। इनफैक्ट ये आवाज़ किसी इंसान की भी नहीं लग रही थी। हम जितनी तेज़ी से हो सकता था वहाँ से भागे। भागते हुए मैंने आधे सेकंड के लिए पीछे मुड़कर देखा और मुझे लगा कि मैंने कुछ देखा जो 2 पैरों पर खड़ा था और हमें भागते हुए देख रहा था। वो लंबा था और पतला था, कम से कम 6 फीट या 6.5 फीट ऊंचा, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं देखा था। जैसे ही हम रास्ते के अंत में पहुंचे और मुझे यकीन हो गया कि हमारा अब कोई भी पीछा नहीं कर रहा है, हम अपनी सांसें थामने के लिए वहाँ थोड़ी देर रुके।
हम दोनों बाहर से शांत रहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंदर से हम दोनों बहुत बुरी तरह से डरे हुए थे। उस छोटे से ब्रेक के बाद हम तेजी से वापस घर की ओर चलने लगे। कुछ देर चलते रहने के बाद मैंने पीछे देखा और मुझे कुछ दिखा जो 4 पैरों पर चल रहा था। वो किसी कायोटे की तरह या किसी जानवर की तरह नहीं चल रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान 4 पैरों पर चलने की कोशिश कर रहा हो। उसके घुटने उसके सिर के ऊपर तक पहुंच रहे थे और वो जो भी था बहुत पतला था। मैंने गैरी को बताया और उसको दिखाया और उसे देखकर हम दोनों दूसरी दिशा में और तेजी से चलने लगे। मेरा भाई रात को जागता रहता है, इसलिए चलते हुए मैंने अपना फ़ोन निकाला और उसे जल्दी से हमें लेने आने के लिए कहा। वो जल्दी ही हमारे पास आ गया और हम सुरक्षित घर लौट आए। मैं और गैरी चुप थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि इस बारे में क्या सोचें या क्या कहें। आखिरकार हमने उस चीज़ के बारे में चर्चा करनी शुरू की जो हमने देखी थी। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मेरे दिमाग में सबसे पहले जो विचार आया वो था स्किन वॉकर। हमने उस इलाके में रहने वाले जानवरों की आवाज़ें ऑनलाइन जाकर सुनी ताकि पता लगा सकें कि ये आवाज़ें सामान्य थीं या हानिकारक नहीं थीं। लेकिन जो हमने सुना था वो किसी भी सामान्य जानवर की आवाज़ से मेल नहीं खा रहा था। इनफैक्ट उनके आसपास भी नहीं था। हम उस रात लगभग सुबह 5 बजे सोए। मैं 2 घंटे बाद ही जाग गया और मैं फिर से सो नहीं पाया। मेरे दिमाग में वही घटना घूम रही थी। गैरी लगभग 11 बजे उठा और वो शाम 4 बजे तक मेरे घर रहा और फिर वहाँ से चला गया। जब वो चला गया तो मैं अपने भाई के कमरे में गया और उससे सारी बात बताई। भाई से बात करके मुझे पता चला कि हमारा पुराना घर नेटिव अमेरिकन क्षेत्र में स्थित है। तब मुझे यह एहसास हुआ कि शायद हमने वाकई में एक स्किन वॉकर का सामना किया था। मेरे भाई ने भी एक अजीब बात बताई कि जब वो हमें लेकर घर वापस आ गया था तो उस रात उसने अपने कमरे के कोने में एक औरत की आवाज़ सुनी थी जो कह रही थी कि तुमने उन्हें क्यों बचाया। उस रात जो भी कुछ हुआ था उसके बाद मैं अभी भी बुरे तरह से डर जाता हूँ। हमने तय किया है कि इस बारे में हम किसी से बात नहीं करेंगे, चाहे कोई हमारा करीबी ही क्यों ना हो। और हाँ, फिर कभी भी रात में बाहर नहीं जाएंगे। ये एक वादा है जिसे हम हमेशा निभाएंगे। मुझे और मेरे 3 दोस्तों को सालों से बैकपैकिंग का बहुत शौक है। आजकल हम उतना बाहर नहीं जा पाते जितना हम चाहते हैं, लेकिन साल में कम से कम 2 बार हम पहाड़ों की ओर 2 रातों की कैंपिंग ट्रिप पर निकलते हैं। ये आमतौर पर झटपट खाना खाने और आग पर खाना पकाने का बहाना होता है। पिछले गर्मी में मैंने अपने दोस्त जैक को कॉल किया था और उससे पूछा कि क्या वो कुछ नया ट्राई करना चाहता है। हम पिछले साल भी कटमैन गए थे और पहाड़ों में ऊंचाई पर एक गुफा तक हाइक की थी। हालांकि यात्रा बहुत शानदार थी, लेकिन वहां के मरमेट्स रात में अपनी गुफा में वापस आ गए थे। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि हमारा खाना फिर से चोरी हो या हमारी जूतों की लेस फिर से चबाई जाए। मैंने जैक से पूछा कि ग्रेटर स्लेव लेक का क्या ख्याल है, ये जानते हुए कि अगर उसे पता चला कि वहाँ की ड्राइव कितनी लंबी है तो वो कभी हाँ नहीं कहेगा। मैंने उससे कहा कि हम वहाँ सड़क से हाइक करके जा सकते हैं और झील के किनारे कैंप कर सकते हैं। जैक को भी ये आइडिया बहुत अच्छा लगा और उसने पूछा कि हमें कब निकलना चाहिए, और क्योंकि वो हमारे अन्य 2 दोस्तों एंडी और ड्रेक के साथ रहता था, उसने वादा किया कि वो उन्हें भी मना लेगा। 2 हफ्ते बाद हम मेरे पिकअप ट्रक में बैठकर निकल पड़े। कई घंटों बाद हम एक रेस्ट स्टॉप पर रुके। हम वहां पर बात कर रहे थे, अपने हाथ पैर फैला रहे थे और गाड़ी के पीछे से कुछ अच्छा खाना निकाल कर खा रहे थे। तभी ड्रेक ने कहा, अरे दोस्तों, क्या तुमने इस इलाके में कोई अजीब जीव के बारे में सुना है? ड्रेक को इस तरह की चीज़ों में बहुत दिलचस्पी थी, लेकिन हम में से कोई भी वास्तव में उन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था। मैंने उससे कहा कि नहीं, बताओ क्या कहा जाता है।
ड्रेक ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने बिगफुट को देखा है और स्थानीय जनजाति का कहना है कि ऐतिहासिक रूप से इस क्षेत्र में बहुत सारे वेंडिगो पाए जाते हैं। हम में से किसी ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। हम फिर से ड्राइव करने लगे, हंसते हुए कि अगर सच में बिगफुट आ गया तो हम उससे दोस्ती कर लेंगे, जैसे 2000 के दशक की शुरुआती विज्ञापनों में दिखाया जाता था। आखिरकार हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए, जहां से हमें हाइक शुरू करना था। हम अपना सामान संभालने लगे, लेकिन जैक बार बार पीछे देख रहा था। आखिरकार उसने अपनी पीठ गाड़ी से सटा ली और जंगल को स्कैन करने लगा। जैक आमतौर पर बहुत शांत व्यक्ति है। वो वास्तव में डरता नहीं है। अगर हम आने से पहले अलौकिक चीजों के बारे में बात नहीं कर रहे होते तो मैं भी इसे गंभीरता से नहीं लेता। मैं उसके पास गया और उससे पूछा, क्या हुआ दोस्त, तुम ठीक तो हो ना? तुम मुझे कुछ परेशान लग रहे हो। उसने मुझे एक अजीब सी नज़र दी और ऐसा लगा कि वो इसे टालने वाला था, लेकिन फिर उसने अपने विचार बदल दिए और एक गंभीर चेहरा बनाया। उसने कहा, मुझे पता नहीं यार, कार से बाहर निकलने के बाद से ही मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी पीठ पर किसी का निशाना है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे ही घूर रहा है। मैंने उससे कहा कि ये तो बहुत अजीब बात है, लेकिन यहाँ तो आसपास कोई भी नहीं है। अब मैं इस बात का क्या जवाब दूं? मैं तो कुछ भी ऐसा महसूस नहीं कर रहा हूं। उस वक्त पर एंडी और ड्रेक हमारी बातें सुनने लगे और हमारे पास आ गए। ड्रेक ने आत्मविश्वास से कहा, यह शायद सिर्फ नया वातावरण है और इस बार हम कितना दूर आ गए हैं। मुझे लगता है कि अभी लगभग 100 गिलहरी हमें देख रही होंगी। उसने एक टेढ़ी सी मुस्कान दी। जैक ने भी इसे हंसी में उड़ा दिया और हम सभी जंगल की तरफ चलने लगे। अगर हमें अपनी यात्रा का एक अच्छा फायदा उठाना था तो हमें रात को कैंप करने से पहले झील तक के रास्ते का कम से कम 1/3 तय करना था। उस शाम हमने अपने सोने का सामान सेट किया और एक छोटी सी आग जलाई। हम चारों आग के पास बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। हम एंडी को चिढ़ा रहे थे कि वो अपने हॉट डॉग्स को कितने खराब तरीके से जला रहा था। वो भी हंसकर हमारा जवाब दे रहा था कि उसे बाहर का कुरकुरा हिस्सा ज़्यादा पसंद आता है। जैसे ही हम हंस रहे थे, अचानक से जैक चुप हो गया। उसने हम सबको चुप रहने के लिए कहा। व्यक्तिगत रूप से अगर कोई मुझे चुप रहने के लिए कहे, मैं ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और अपने जिद्दीपन की वजह से मैं बात को जारी रखने वाला था, लेकिन तभी मैंने भी महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा था। जंगल पूरी तरह से शांत हो गया था। आग की लपटों की आवाज़ के अलावा हम कुछ भी नहीं सुन सकते थे। आमतौर पर यह जंगल में अजीब नहीं होता, क्योंकि जब लोग आसपास होते हैं तो जानवर अक्सर शांत हो जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। हमने सामान्य रात की आवाज़ें सुनी थी, झिंगुर, पक्षी, मेंढक और कभी कभी दूर से कायोटे, लेकिन अब हवा की भी आवाज़ नहीं थी। इस सब की वजह से हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। हम कुछ मिनटों तक वहाँ बैठे रहे, अपने कानों को कसकर सुनने की कोशिश करते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे हमारी सभी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स एक साथ काम कर रही हों, जैसे हिरन किसी शिकारी का पता लगाने की कोशिश कर रहा हो। थोड़ी देर बाद मैं नॉर्मल हो गया और आँख के चारों ओर देखने लगा। मैंने देखा कि एंडी अपने मुंह को खोलकर हॉट डॉग को अपने मुंह से 6 इंच की दूरी पर पकड़े हुए था। मैं अपने आप को रोक नहीं सका और बहुत ज़ोर से हंसने लगा, यही सोचते हुए कि उसने हॉट डॉग को उसी स्थिति में कितनी देर से पकड़ा हुआ था। बाकी सब लोग भी वो नज़ारा देखकर हंसने लगे। ये उन कुछ मिनटों के तनाव से राहत की तरह था। जल्दी ही हम उस पल को भुलाकर सामान्य मजाकिया बातों में वापस लौट आए। अगली सुबह जब हम अपना सामान पैक कर रहे थे, ड्रैक हमें अपने सपने के बारे में बता रहा था जो उसने पिछली रात देखा था। यार, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं पेड़ों से हमारे कैंप को देख रहा हूँ। मैं हम सबको वहाँ बैठा हुआ देख सकता था और फिर अचानक से मैं जंगल में दौड़ने लगा और इतनी तेजी से दौड़ रहा था जितना मैं कभी सोच भी नहीं सकता। उसने ये कहानी बड़ी ही डर भरी आवाज़ में बताई।
मैं और एंडी कुछ देर तक उसे देखते रहे और फिर हम एक दूसरे को देखने लगे। हम उसे कुछ कहना नहीं चाहते थे, लेकिन हमें ऐसा लग रहा था कि वो हमें डराने की कोशिश कर रहा था। मुझे पता था कि एंडी भी यही सोच रहा है। हमने इस बात पर ज़्यादा बात नहीं की क्योंकि हमें लग रहा था कि वो हमें बेवजह डराने की कोशिश कर रहा था। बाद में हम जब कैंप के पास पहुंचे तब तक सब कुछ शांत हो गया था। ये लगभग 6 बजे का समय था और सूरज अभी भी काफ़ी ऊपर था, जैसा कि गर्मियों में कनाडा में हमेशा होता है। पानी काफ़ी सुंदर था और हमें कैंप लगाने के लिए जंगल के किनारे एक शानदार जगह मिल गई थी, जहाँ से पानी और सूरज का दृश्य बहुत अच्छा दिख रहा था। जैक एक बैकपैकिंग फिशिंग रॉड लाया था और हम उसकी 2 ल्यूर्स के साथ अपनी किस्मत आजमा रहे थे। ईमानदारी से कहूँ तो ये सब इतना स्वप्निल था और सुंदर था कि अगर उस रात को वो सब कुछ ना हुआ होता तो शायद हम आज भी वहाँ बार बार जा रहे होते। योजना ये थी कि वहाँ 2 रातें बितानी थी, फिर एक ही दिन में वापस हाइक करके जाना था, क्योंकि तब हमें पहले ही शुरुआत मिल सकती थी। उस दिन हम सभी अपने पैरों को आराम देने की उम्मीद कर रहे थे। जब हमने कैंप फायर के चारों ओर थोड़ी देर समय बिताया तो हम जल्दी ही सोने चले गए। जैक ने कहा कि वो सोने से पहले एक छोटी सी वॉक पर जाना चाहता है। वो कुछ मच्छर भगाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मच्छर हम पर काफ़ी हावी हो रहे थे। मैंने उसे किसी भी तरह की आवाज़ आने पर हमें बताने के लिए कहा, लेकिन वो हंसकर वहाँ से चला गया। फिर 1 घंटे बाद जब हम सब सो रहे थे, मैं कुछ आवाज़ों से जागा। ये कुछ ऐसा था जैसे कोई इंसान धीरे धीरे चल रहा हो। शुरुआत में मैंने सोचा कि ये जैक हो सकता है, लेकिन फिर मुझे याद आया कि वो तो पहले ही लौट आया था और अब हमारे साथ सो रहा था। वो चलने की आवाज़ें लगातार बढ़ती रहीं। ऐसा महसूस हो रहा था कि वो आवाज़ें हमारे कैंप के चारों ओर से आ रही थीं। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की। मैंने अपने दिमाग में सोचा कि शायद ये कोई हवा होगी या कोई छोटा जानवर होगा। लेकिन तभी जैक भी जाग गया और उसने मुझसे कहा, तुमने सुना? मैंने उसे जवाब दिया, हाँ, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये है क्या। अचानक आवाज़ें और तेज हो गईं। अब ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग हमारे चारों ओर घूम रहे हों, जैसे कोई हमें घेरने की कोशिश कर रहा हो। मैंने तुरंत अपनी फ्लैशलाइट उठाई और टेंट के बाहर की ओर रोशनी डाली, लेकिन मुझे वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बाकी सब भी जाग चुके थे और हम अब सभी एक दूसरे की ओर देख रहे थे, ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि वहां क्या हो रहा था। जैक ने अचानक कहा, एक काम करो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। मुझे यहाँ कुछ भी सही नहीं लग रहा है। हम सभी सहमत हो गए। हमने जल्दी जल्दी अपना सामान समेटा और जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकलने का फैसला किया। जब हम वापस रास्ते पर थे, हमें ऐसा लगा जैसे कोई हमें देख रहा है, लेकिन हम किसी को नहीं देख पा रहे। वो अनुभव हम सब के लिए बहुत भयानक था। जब हम आखिरकार झील से दूर हो गए और सड़क पर पहुंचे, तब जाकर हमें थोड़ी राहत मिली। हालांकि हम सब चुप थे, लेकिन हम जानते थे कि वहाँ जो भी था वो कुछ सामान्य नहीं था। शायद वहाँ पर बहुत सारे वेंडिगो होने की बात सही थी। ये यात्रा ऐसी थी जिसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे। ये घटना एक छोटे से शहर में घटी। अक्टूबर 2016 के बीच में मैं और मेरा एक दोस्त हिरन का शिकार करने के लिए अरकानसस के उत्तर में स्थित द रिज पर गए थे। इससे पहले हमने कुछ गायों की मौत देखी थी, लेकिन हमने इसे सिर्फ कायोटेज या जंगली कुत्तों की करतूत समझा था, क्योंकि ये इलाका ओजार्क WMA के पास था और वहाँ ऐसे जानवरों का घूमना सामान्य था। पतझड़ के मौसम में शिकारियों की संख्या बढ़ जाती थी, इसलिए मवेशियों की मौतें भी आम हो जाती थी। मेरा दोस्त लेवी, जो मेरे भाई जैसा था, और मैंने उस दिन जल्दी क्लास खत्म कर ली थी और हम दोनों टी हेल नाम की पहाड़ी पर गए, जहां मेरे परिवार के मवेशी रहते थे, ताकि हम उनकी देखभाल कर सकें
और अगर कुछ दिखे तो उसका शिकार भी कर सकें। आमतौर पर मवेशी चरते हुए मिल जाते थे और बाड़ के पास हिरन भी देखे जा सकते थे, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। मवेशी अपनी सामान्य जगह पर नहीं थे, बल्कि वो नीचे की झाड़ियों में छुपे हुए थे और एक गाय छोटी पानी की धारा के पास चक्कर लगा रही थी। ये धाराएं ज्यादा गहरी नहीं होती थी, बस 6 से 7 इंच तक का ही पानी होता था, और वो भी तब जब भारी बारिश हो। लेवी ने अपनी एटीवी गाड़ी को धारा के करीब ले जाकर मुझे बुलाया। जब मैंने वहां देखा तो धारा में लगभग 2 से 3 महीने का बछड़ा मरा पड़ा था, लेकिन उसकी हालत ऐसी नहीं थी जैसे कायोटेज ने उसे मारा हो। हम बहुत निराश थे। शायद बछड़ा कमजोर था और धारा के उथले पानी में डूब गया था। कुछ दिनों बाद हमें वीकेंड की छुट्टी मिली और हम फिर से उसी पहाड़ी पर शिकार के लिए गए। उस दिन लेवी ने एक बड़ा हिरन मारा था और मैं उसकी मदद कर रहा था, उसे घसीट कर बाहर लाने में। तभी हमने कुछ देखा। एक भूरे रंग का जानवर झाड़ियों से उठ खड़ा हुआ और उसने एक गहरी और भयानक गुर्राहट निकाली। लेवी की लंबाई 5 फुट 10 इंच थी और मैं लगभग 6 फुट 2 इंच का हूं, लेकिन वो जानवर मुझसे भी 1 फुट ऊंचा था। हम दोनों ने तुरंत अपनी राइफलें निकाली और उस पर गोली चला दी। वो जानवर लड़खड़ाया और फिर उसने एक बहुत तेज चीख मारी। मैंने उसके सीने से खून निकलते देखा था, लेकिन वो गिरा नहीं, बल्कि वो जानवर चीखता हुआ झाड़ियों के बीच से भाग गया और पहाड़ी की ओर चला गया। लेवी ने जल्दी से कहा, सुनो, हम उस चीज का पीछा नहीं करेंगे, मुझे कुछ खतरा लग रहा है। फिर हम तेजी से उसके हिरन को घसीटकर ट्रेल पर ले आए और अपनी एटीवी गाड़ी पर लाद कर वहां से निकल गए। इस घटना के कुछ समय बाद हमने ग्रेजुएशन कर ली और मैं वहां से दूर चला गया। लेवी और मैंने इस घटना के बारे में कई बार बात की, लेकिन हम हमेशा इसे एक भालू की घटना मानकर टाल देते थे, क्योंकि अंदर ही अंदर हम दोनों बहुत डरे हुए थे। लेकिन उस बात को टालना भी कुछ सही नहीं लगता था। मुझे याद है उस जानवर का चेहरा किसी कुत्ते जैसे था, और भालू कभी ग्रे रंग का नहीं होता है। मैं हमेशा से समर कैंप को पसंद करता था। दोस्त, मस्ती और हकीकत से दूर जाने का अनुभव मुझे बहुत पसंद था। लेकिन ये सब तब तक था जब तक कि 4 साल पहले की घटना ने मेरी ये खुशी छीन नहीं ली। उस वक्त मैं नॉर्थ कैरोलिना के अपने चर्च कैंप में था। कैंप के पहले हफ्ते के कुछ दिन ही हुए थे जब हम सभी अपने कैबिन में सोने के लिए चले गए थे। मुझे खिड़की के बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जैसे कोई जंगली जानवर या कुछ उस तरह का जंगल में हमारे आसपास ही था। करीब 1 घंटे बाद जब सब सो चुके थे, मेरी जिज्ञासा इतनी ज़्यादा हो गई कि मैं चुपके से कैबिन के बाहर निकल गया। जैसे ही मैं बाहर गया, वहाँ की खामोशी ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैं कुछ देर तक इधर उधर घूमा, ये देखने के लिए कि आखिर वो आवाज़ किस चीज़ की थी। शायद मुझे उम्मीद थी कि मैं किसी लोमड़ी या हिरन को देखूंगा। अचानक मैंने पीछे जंगल में से एक तेज क्रैक की आवाज़ सुनी, जिससे मैं चौंक गया। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा और मैंने हेलो कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर मैंने एक बेहद बेवकूफ़ी भरा फैसला लिया और उसी दिशा में चल पड़ा। मैं गहरे अंधेरे में देखने की कोशिश कर रहा था और तभी मेरा दिल एकदम से रुक गया। आगे मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, मुझे यकीन है कि आपको भी यकीन नहीं होगा। शायद आप लोग मुझे पागल कहें। जिसे मैंने देखा था, वो चीज़ किसी इंसान के शरीर वाला एक छिपकली जैसा प्राणी था। उसकी 2 लाल आंखें मुझे घूर रही थीं। अचानक वो चीज़ मेरी तरफ दौड़ी और एक तेज फुफकारने की आवाज़ निकालने लगी। मैं ज़ोर से चिल्लाया और जितना तेजी से हो सका वहाँ से भागा और अपने कैबिन तक पहुँचा। मैं इतनी घबराहट में था कि मैंने कैबिन में बाकी सभी को जगा दिया। हमारा काउंसलर बिस्तर से लगभग कूद पड़ा और उसने पूछा कि आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है और मैं अकेले बाहर क्यों था। मैंने उसे सब कुछ समझाया।
मुझे यकीन है कि उसने मेरी किसी भी बात पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो टॉर्च लेकर बाहर गया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ ठीक है। जब वो वापस आया तो उसने कहा कि उसे कुछ भी अजीब नहीं दिखा। उसने मुझे समझाया कि शायद मैंने अंधेरे में कुछ गलत देख लिया था या कुछ गलत सुन लिया था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, वो सब कुछ बहुत असली था। अगले ही दिन मैंने अपनी माँ से मुझे लेकर जाने को कहा। जब वो मुझे लेने आई तो काफ़ी रात हो चुकी थी और हम जब लोग जा रहे थे, मैंने पीछे जंगल की तरफ देखा और मैं अपनी जान की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने उसी चीज़ को फिर से देखा। मैंने चीखते हुए अपनी माँ से कहा कि वो भी देखें, लेकिन जब तक उन्होंने पीछे देखा वो चीज़ वहाँ से गायब हो चुकी थी। मैंने इस बारे में बहुत रिसर्च की कि आखिर वो चीज़ क्या हो सकती थी। मुझे एक ऐसी चीज़ के बारे में पता चला जो कैरोलिना के इलाके में काफ़ी मशहूर है। लोग इसे लिजर्ड मैन कहते हैं। वो जो भी था, मैं बस यही चाहता हूँ कि वो मुझे दोबारा कभी ना दिखे। मैं हमेशा से पैरानॉर्मल और सुपरनैचुरल चीज़ों का शौक रखता हूँ। ये चीज़ें मेरे दिल के बहुत करीब रही हैं और मैंने इन चीज़ों के बारे में अधिक जानने के लिए घंटों रिसर्च की है। जब मैं छठी कक्षा में था, हमें एक निबंध लिखना था। हमें किसी भी विषय पर लिखने की अनुमति थी, बस ज़रूरी ये था कि जो भी विषय हो, हमें उस पर रिसर्च करनी थी। एक पैरानॉर्मल शो का एपिसोड देखने के बाद, जिसमें वो स्किन वॉकर कैनियन में गए थे, मैं इन प्राणियों के बारे में जानकर आश्चर्यचकित था। मैंने घंटों तक लोक कथाओं के बारे में जानने के लिए रिसर्च की। मेरा अंतिम निबंध करीब 12 पेज का था और मुझे उस पर बहुत गर्व था। मेरे साथियों को भी ये थोड़ा अजीब लगा और कुछ शिक्षकों को भी चिंता हुई, लेकिन इससे मुझे कोई परेशानी नहीं थी। ये एक विडंबना थी कि मैंने इस विषय को अपने निबंध के लिए चुना, क्योंकि जो जानकारी मैंने सीखी वो मुझे उस जुलाई में मेरे साथ हुई घटना को समझने में भी मदद नहीं कर पाई। छठी और सातवीं कक्षा के बीच की गर्मियों में हम घर बदल रहे थे। हम ज़्यादा दूर नहीं जा सकते थे, सिर्फ करीब 15 मिनट की दूरी पर, ताकि हम मेरी दादी के करीब रह सकें। उस समय जिस घर में हम रहते थे वो घने जंगलों से घिरा हुआ था, जिसमें मेरा छोटा भाई और मैं अक्सर अपना समय बिताते थे। हमारे पास ज़्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन हमारे पास जंगल का एक अच्छा क्षेत्र था जहां हम दौड़ सकते थे, खेल सकते थे और नई नई चीज़ें खोज सकते थे। उस समय हमें उस ज़मीन का लगभग हर इंच पता था। मुझे बाहर रहना बहुत पसंद था और मैं घंटों तक वहाँ खेलता रहता था। मुझे वहाँ बहुत आराम महसूस होता था, खासकर जब मेरे कुत्ते मेरे साथ होते थे। हमारा घर एक छोटे से टीले पर बना था और हमारे पास एक छोटा सा पोर्च था जो जंगल की तरफ खुलता था। ये पोर्च इतना बड़ा था कि उसमें हमारी ग्रिल और कुछ कैंपिंग चेयर आ सकती थी। मैं अक्सर शाम के समय वहाँ खड़ा होकर रात में जंगल की आवाज़ें सुना करता था। पेड़ों की कतार पोर्च से करीब 20 गज की दूरी पर थी और कोण ऐसा था कि जो भी पोर्च पर खड़ा होता वो ज़मीन से करीब 6 या 7 फीट ऊंचा होता। 1 जुलाई की रात मैं हमेशा की तरह वहाँ बैठा था। मैं अपनी पसंदीदा किताब पढ़ रहा था और बस आराम कर रहा था। उस समय मेरी उम्र करीब 12 साल थी और मेरी ध्यान अवधि बहुत छोटी थी। किताब पढ़ने के बाद मैं वहाँ खड़ा हुआ और रेलिंग के सहारे पेड़ों की ओर देखने लगा। लेकिन कुछ ही देर बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं जंगल में किसी के चलने की आवाज़ सुन रहा था। क्योंकि हम जंगल के इतने करीब रहते थे, हमारे यहाँ अक्सर हिरण आया करते थे, कभी कभी हमारे घर के बिल्कुल पास तक। अगर हम बिल्कुल चुप रहते थे तो हम उन्हें बहुत नज़दीक से देख सकते थे। स्वाभाविक रूप से मैं चुप हो गया और एक हिरण के झाड़ियों से बाहर आने का इंतज़ार करने लगा। करीब 30 सेकंड बाद मैंने एक पतली हल्की आकृति को झाड़ियों से बाहर आते देखा। पहले तो मैं उस जीव को देखकर उत्साहित हो गया, लेकिन जल्द ही मेरी उत्सुकता भ्रम में बदल गई।
वो हिरन कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसकी गर्दन थोड़ी ज्यादा लंबी थी और उसकी टांगें एकदम पतली और सूखी लग रही थी। ऐसी पतली टांगों पर वो खड़ा भी कैसे हो सकता था? यकीनन उसका शरीर अपने ही वजन से गिर जाता होगा, लेकिन किसी तरह वो अपने खुरों पर पूरी तरह से स्थिर था। जैसे जैसे वो मेरे पास आता गया, मुझे कोई डर नहीं लगा, बस भ्रम और दिलचस्पी होने लगी। जैसे ही वो और पास आया, मुझे एहसास हुआ कि कोई भी हिरन इंसान के इतना करीब नहीं आता। वो सीधे मेरी तरफ देख रहा था और मुझे पता चल गया था कि वो मेरी उपस्थिति से अवगत था। अचानक मुझे डर का एहसास होने लगा। शायद उस हिरन को रेबीज था या उसको कोई और बीमारी थी, तभी वो इतना कमजोर दिख रहा था। इससे पहले कि मैं कुछ और सोच पाता, मैं धीरे धीरे रेलिंग से पीछे हटने लगा और मैंने अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने इसके बारे में कुछ सोचा और फिर इसे एक बीमार हिरन मानकर नज़रअंदाज कर दिया। मैंने अपनी माँ को इसके बारे में बताया, ये सोचकर कि हमारे कुत्ते या मेरा भाई उस पर हमला ना कर दे, क्योंकि वो बेचारा हिरन बहुत बीमार था। लेकिन मेरी बात सुनकर मेरी माँ तुरंत सतर्क हो गई और अगले कुछ दिनों तक मेरे भाई और कुत्तों को अंदर ही रखा। हम उस हफ्ते घर बदल रहे थे और ये घटना सिर्फ एक संयोग थी। उस बीमार हिरन को मैंने फिर कभी नहीं देखा। अब कई साल बाद की बात है और मैं उस घटना को लगभग भूल ही गया था, जब कुछ रात पहले ये सब फिर से याद आया। मेरा पैरानॉर्मल के प्रति लगाव अब भी मेरे साथ है और मैंने इन प्राणियों के बारे में रिसर्च करना जारी रखा। एक ऐप पर क्रिप्टिड टैग्स की खोज करते हुए मुझे नॉट डियर नाम के जीवों के बारे में जानकारी मिली। तुरंत मेरी रुचि जागी और मैंने इनके बारे में जानकारी खोजनी शुरू की। कुछ ही क्षणों में जुलाई की उस रात की यादें मेरे दिमाग में वापस आ गईं। अब मुझे समझ में आने लगा था कि उस हिरन का अजीब रूप और व्यवहार वास्तव में नॉट डियर जैसा था। वो कहानी जिसे मैंने सोचा था कि मेरी 12 साल की कल्पना का हिस्सा थी, असल में वो कहानी सच थी। मैं इस बात को समझने में सालों तक असमर्थ रहा था और ये मेरे लिए एक शर्म की बात थी, खासकर तब जब मैंने इन लोक कथाओं के बारे में इतना कुछ पढ़ा था। लेकिन मैंने अपनी शर्म को अनदेखा कर दिया और अपनी कहानी को साझा करने का फैसला लिया। अगर मुझे फिर से ऐसा कोई जीव दिखे तो मैं ज़रूर बताऊंगा और अपनी कहानियाँ ज़रूर साझा करूंगा। अब जब से मुझे समझ में आया है कि वो क्या था, मैं अक्सर जंगल में देखता हूँ, ये सोचते हुए कि शायद मुझे फिर से उन बड़ी आंखों की जोड़ी घूरते हुए मिले। एक साल जब गर्मियां करीब आ रही थीं, मेरी माँ ने मुझे एक कैंप में भेज दिया ताकि मैं घर में परेशानी ना बनूं। ये कैंप मेरे लिए अजनबी नहीं था। मैं पिछले 4 सालों से यहाँ जा रहा था, लेकिन अब मैं बड़ा हो चुका था, इसलिए मुझे मानसिक रूप से तैयार होना पड़ा। ये एक घुड़सवारी कैंप था, इसलिए मुझे पता था कि ज़्यादातर छोटे बच्चे सुंदर से सुंदर घोड़ों को लेकर झगड़ने वाले हैं। ये कैंप बहुत पुराना था, बहुत साल पुराना। जिस लॉज में हम रहते थे वो लकड़ी से बना हुआ था और उसकी छतें तिरपाल से ढकी हुई थीं। बिस्तर के लिए कॉट्स थे। उस साल मेरी जोड़ी 2 छोटी लड़कियों लिजी और कैली के साथ और एक बड़ी लड़की रोज के साथ बनाई गई थी। पहली रात सोने से पहले मैं अपने घोड़े बॉन्जी से मिलने गया। बॉन्जी एक सफ़ेद अरबी घोड़ा था। मुझे याद है कि उस रात मैंने बॉन्जी को पूरी तरह से अकेले अस्तबल में ब्रश किया था, लेकिन तभी पास से मुझे कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे किसी ने अपना ब्रश गिरा दिया हो। मैंने अपना ब्रश नीचे रखा और देखा कि क्या गिरा है, लेकिन वहाँ मुझे कुछ नहीं मिला। मुझे ये थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया और फिर से बॉन्जी को ब्रश करने लगा। जैसे ही मैं बॉन्जी के पास लौटा, मैंने देखा कि वो पूरी तरह से डर गई थी। वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकाल रही थी और वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी,
उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे शांत किया और बाकी घोड़ों को भी, जो बॉन्जी के डरने की वजह से घबरा गए थे। इसके बाद मैंने अस्तबल को बंद किया और अपने लॉज की तरफ दौड़ा। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, मैं हमारे लॉज के पोर्च पर बैठा हुआ था। मुझे कुछ गलत महसूस हो रहा था, लेकिन यह सिर्फ बॉन्जी के साथ हुआ वाकया नहीं था। आमतौर पर मैं इन जंगलों में खुद को घर जैसा महसूस करता था, लेकिन अब यहाँ मुझे बेचैनी हो रही थी। ये जंगल वैसा जंगल लग ही नहीं रहा था। तीसरे दिन भी ये बेचैनी बनी रही। घुड़सवारी के दौरान मुझे एक छोटी सी चोट लग गई थी, जिसकी वजह से मुझे कुछ गतिविधियों से बाहर रहना पड़ा, लेकिन बाकी दिन कुछ खास नहीं हुआ। फिर आई 5वीं रात। रात के लगभग 1 या 2 बजे का समय था जब लिजी और कैली ने मुझे जगाया। उन्हें बाथरूम से लौटने के लिए रोशनी की ज़रूरत थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं पोर्च पर फ्लैशलाइट लेकर बैठा रहूंगा और इंतज़ार करूंगा। मेरी बात सुनकर वो दोनों चली गईं और मैं पोर्च पर जाकर बैठ गया। जैसे ही मैं वहां बैठा, एक ठंडी लहर मेरी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं वहां अकेला नहीं था। मैंने आवाज़ लगाई, हेलो, कोई है? ये एक बेवकूफ़ी भरा सवाल था। फिर अचानक मैंने पत्तों की सरसराहट सुनी। मैंने तुरंत मुड़कर अपने कैबिन के किनारे की ओर देखा। ठीक वैसा ही जैसा किसी बुरे सपने में होता है। कैबिन के कोने से झांकती एक अजीब सी शक्ल दिखाई दी। वो शक्ल देखते ही मैं चीख पड़ा। ये कोई सामान्य चेहरा नहीं था। वो एक काले रंग की आकृति थी, जिसकी कोई त्वचा नहीं थी और उसकी सफ़ेद आंखें धसी हुई थीं। मेरे हाथ से मेरी फ्लैशलाइट गिर गई और मैं दौड़ते हुए अंदर आ गया। मुझे पता था कि वो मेरे पीछे भाग रहा था, क्योंकि मुझे लकड़ी पर तेज तेज कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाज़ा ज़ोर से हिल रहा था। मैं चीखना चाहता था, लेकिन डर के मारे मेरी आवाज़ रुक गई थी। तभी मुझे लिजी और कैली की आवाज़ सुनाई दी, खोलो, दरवाज़ा खोलो। मैंने दरवाज़ा खोलते ही उन्हें अंदर खींच लिया। बाहर एक आदमी है। ये सुनते ही मेरा दिल डूब गया। क्या उसने तुम्हें कोई चोट तो नहीं पहुंचाई? मैंने उनसे पूछा। उन्होंने कहा कि नहीं, हम ठीक हैं। मैंने उनसे कहा कि तुम इतना डरी हुई क्यों हो? लिजी ने जवाब दिया, क्योंकि हमने उसको देखा, उसकी आंखों को देखा। हम तीनों इतना डर गए थे कि उस रात हम तीनों एक ही बिस्तर में सोए। अगली रात कुछ नहीं हुआ, लेकिन आखिरी रात को एक खेल के लिए कैबिन को 2 हिस्सों में बांटा गया। खेल के दौरान हम पिछली रात की घटना को भूल गए थे और हम छुपने के लिए अस्तबल में जा पहुंचे, लेकिन ये हमारी एक बहुत बड़ी गलती थी। लिजी और मैं काफ़ी देर से वहां छुपे हुए थे। हम चुपचाप बैठे थे और धीरे धीरे बात कर रहे थे। तभी हमें कुछ कदमों की आवाज़ सुनाई दी। हमें लगा कि कोई कैंपर हमें ढूंढने आ रहा है, लेकिन जब हमने झांक कर देखा तो हमारी सांसें थम गईं। वही एक लंबी और पतली काली आकृति अस्तबल के बीच में खड़ी थी। वो झुकी हुई थी और उसके नाखून बहुत लंबे थे। मैंने तुरंत लिजी के मुंह पर हाथ रख दिया और घास में पीछे की तरफ हट गया। हम दोनों के दिल तेजी से धड़क रहे थे। वो आकृति इधर उधर देख रही थी और घास में हमें खोज रही थी। वो 6 फीट से भी ज़्यादा लंबा था और बहुत ही अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा था, लेकिन आखिरकार वो वहाँ से चला गया। जैसे ही हमें सुरक्षित महसूस हुआ, मैंने लिजी का हाथ पकड़ा और अस्तबल से भाग खड़ा हुआ। ये वो आखिरी बार था जब हमने उस प्राणी की झलक देखी थी। मुझे आज तक नहीं पता कि वो क्या था और वो क्यों उस साल वहाँ प्रकट हुआ था। मैं नहीं जानता कि वो वेंडिगो था या कोई स्किन वॉकर। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं उसे फिर कभी नहीं देखना चाहता।